क्या आपको लग रहा है कि दुनिया सामान्य चल रही है? नहीं, कहीं कुछ खदबदा रहा है। ईरान और इजराइल आमने सामने हैं। चीन चुपचाप बॉर्डर पार करने की फिराक में है। अमेरिका हथियार भेज रहा है। रूस और यूक्रेन अब तक थमे नहीं हुए। पाकिस्तान फिर से आतंक की भाषा बोलने लगा है और भारत हर जगह मौजूद, लेकिन कोई स्पष्ट पक्ष नहीं ले रहा। क्या ये वही संकेत हैं जो तीसरे विश्व युद्ध की ओर इशारा कर रहे हैं? तो स्वागत है आप सबका तर्क भारत यूट्यूब चैनल में। तो देखो, हमारा ऑल बुक लेटर दूसरा चैनल है, तो उसका नाम बार बार याद आ जाता है। तो आपका स्वागत है तर्क भारत यूट्यूब चैनल में, तो जहां पर तर्क के साथ जवाब दिया जाता है और हर एक खबर का तर्क के साथ विश्लेषण किया जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं तृतीय विश्व युद्ध की और उसमें भारत की भूमिका की, और क्या क्या इसमें पक्ष हैं, क्या क्या इसमें मोर्चे। तो अलग अलग मोर्चे पर हम बात करेंगे कि भारत की क्या भूमिका रहने वाली है। तो आप लोगों को अगर इसमें सफल होना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला विश्व युद्ध कैसे शुरू हुआ था? बस एक गोली चली थी पोलैंड के राजकुमार पर, जिसमें पोलैंड के राजकुमार की हत्या हो गई थी। और देखिए, पूरी दुनिया में कोहराम मच गया था, पूरी दुनिया जल गई थी। अलग अलग देशों ने एक दूसरे के ऊपर आक्रमण कर दिया था। जर्मनी, पोलैंड वगैरह ये सब वहां पर आक्रमण होने लगे। और दूसरा विश्व युद्ध, एक जर्मन तानाशाही के सपने से 6 करोड़ लोग मारे गए। कितने? 6 करोड़ लोग मारे गए थे। ये ऑफिशियल डाटा है। अगर इसको लंबी लंबी चीजें की बात करें तो कम 6 करोड़ 7-8 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए थे। एक द्वितीय विश्व युद्ध की बात। अब तीसरे विश्व युद्ध की जमीन कैसी है? धार्मिक घृणा है। तो पहली बात, पूरे विश्व में धार्मिक घृणा फैल रही है। इस्लामिक देश कट्टरता पर आ गए हैं। ईसाइयत वाले देश कट्टरता पर आ गए हैं। यहूदी कट्टरता पर आ गए हैं। तो जितने भी हैं, ठीक है, सब एक प्रकार से अपनी कट्टर छवि बनाने में लगे हुए हैं। और भारत पाकिस्तान में भी एक प्रकार का धर्म का रोल होता है जो कट्टरता को निभाता है और कई प्रकार के हमलों को हवा देता है। और दूसरी बात है, तेल और व्यापार की होड़ मची हुई है। सत्ता की भूख या कूटनीति की असफलता। तो ये 4 चीजें हैं, ठीक है, 4 चीजें हैं जो एक प्रकार से तीसरे विश्व युद्ध की जमीन को तैयार कर रहे हैं। आज दुनिया का हर बड़ा देश या तो किसी युद्ध में उलझा है या फिर किसी युद्ध की तैयारी में लगा है। जैसे आप ईरान और इजराइल में तनाव को देख लीजिए, है केवल धर्म का नहीं, पूरे मध्य पूर्व का राजनीतिक संतुलन को बिगाड़ रहा है। जो अमेरिका है, अमेरिका खुल करके ओपनली इजराइल का समर्थन करता है, आपने भी देखा। और ईरान के खिलाफ उसकी पुरानी दुश्मनी फिर से उभर रही है। और इसी बीच जो चीन क्या कर रहा है? दक्षिण चीन सागर से लेकर के भारत की सीमाओं तक हर जगह अपना दबाव बनाने में लगा हुआ है। अब पाकिस्तान की बात करें, जो पाकिस्तान है वो हर वैश्विक संकट को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। कभी कश्मीर के नाम पर तो कभी आतंकवाद की रणनीति बताकर। तो भारत को इन सभी मोर्चों पर एक साथ सोचने की जरूरत है। अगर भारत इन सब मोर्चों के बारे में नहीं सोचेगा तो भारत फंस जाएगा, भारत फंस सकता है। क्योंकि आजकल जो छोटी छोटी जो कूटनीति है, कूटनीति के द्वारा बड़े बड़े खेल खेले जा रहे हैं। और आपको पता ही है कि अगर हम छोटी छोटी रणनीति को आगे चलते जाएंगे तो हम एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण चीन है। आप चाइना को देख सकते हैं कि चाइना हमसे काफी पीछे, मतलब हमसे बाद में आजाद हुआ, लेकिन आज हमसे कहीं आगे, क्योंकि उसने अचीवमेंट धीरे 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 करके हासिल की। तो क्या हम सिर्फ बयान दे रहे हैं या असल में एक मजबूत विदेश नीति को बना चुके? तो इस वीडियो में हम 5 सबसे खतरनाक मोर्चों की बात करने वाले।
जो भारत के चारों ओर जाल की तरह फैल चुके हैं, और इन सब में भारत क्या कर सकता है, क्या कर रहा है, और क्या उसे अब तटस्थ रहना चाहिए या किसी गुट में रहना चाहिए। तो इस वीडियो में हम 5 सबसे खतरनाक मोर्चों की बात करेंगे जो भारत के चारों ओर जाल की तरह फैल चुके हैं, और इन सब में भारत क्या कर सकता है, क्या कर रहा है, और क्या उसे न्यूट्रल रहना चाहिए या फिर किसी गुट में शामिल हो जाना चाहिए। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो ये तो थी हमारा, देखो, विश्व का जो माहौल है उसको देखते हुए कि क्या चीजें चल रही हैं, क्या हमारा नजरिया हो सकता है। तो इन सब की पृष्ठभूमि, ये सिर्फ देखो, अब जो बाद में हम चर्चा करेंगे, ये सिर्फ एक चर्चा नहीं होगी, यह एक वैचारिक विश्लेषण। हम इस पर विचार करेंगे, हम इस पर तर्क करेंगे, तर्क के साथ और तथ्य के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं उस पहले मोर्चे से जहां युद्ध का आगाज हो चुका है, ईरान बनाम इजराइल। जब हम बात करते हैं तीसरे विश्व युद्ध की संभावना की, तो पहला सवाल यही उठता है, कहां से शुरू होगा ये तीसरा? जवाब है मिडल ईस्ट, मध्य पूर्व से युद्ध शुरू होने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा उथल पुथल हमें यहीं देखने को मिल रही है। आप देख रहे हो पिछले 3 सालों से हमास इजराइल युद्ध, ठीक है, इसके बाद लेबनान वगैरह इसमें शामिल हो गए थे, यमन का हूती, और सीरिया का, इराक का हिजबुल्ला। तो ये सारे जो संगठन हैं, जो आतंकी संगठन हैं, वो सारे के सारे इजराइल को निस्त नाबूद करने में लगे हुए हैं। इजराइल भी पीछे नहीं हट रहा है, क्योंकि इजराइल को जो सपोर्ट मिल रहा है वो अमेरिका का सपोर्ट मिल रहा है। अमेरिका कभी कभी तो खुल के सामने आ जाता है, भैया देखो ये चीज मैंने करी, ठीक है, मैं इजराइल का साथ दूं। तो और इस समय मध्य पूर्व में जो सबसे भयानक टकराव हमें देखने को मिला है वो है ईरान बनाम इजराइल, जिसमें बिल्कुल खुल के फायरिंग हो रही थी, खुल के मिसाइल दागी जा रही थी, पूरा सिस्टम बिल्कुल पूरा युद्ध वाला सिस्टम। तो यह सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं है, यह 2 सभ्यताओं, 2 विचारधाराओं और 2 मजहबी जड़ों का संघर्ष है। ईरान एक शिया इस्लामिक गणराज्य है, और जो इजराइल है, इजराइल एक यहूदी राज्य है और अमेरिका का एक बहुत ही सबसे करीबी सहयोगी भी है। तो यहाँ पर हमें ये चीजें देखने को मिलती है। तो जो युद्ध चला है, युद्ध कुछ दिनों तक चला है, और इसके बाद सुन रहे हैं कि सीज फायर हो गया है, और हाँ, हो भी गया है सीज फायर, न्यूज में देखने को मिलता है। इस टकराव की शुरुआत, अगर आप सोचते हो कि आज की है, तो ये शुरुआत आज की नहीं है। ईरान के लिए इजराइल हमेशा एक अवैध कब्जाधारी रहा है, जो फिलिस्तीनियों के अधिकारों को कुचल रहा है, सही तरीके से अधिकारों को कुचलने में लिखा है। कौन? इजराइल। ऐसा कौन कह रहा है? ईरान कह रहा है, ठीक। और इजराइल के लिए जो ईरान है वो ताकत है जो उसके अस्तित्व को मिटाने की धमकी देता है। ईरान और इजराइल के बीच ये दोनों वैचारिक प्रतिद्वंदता बनी रहती है, युद्ध जैसे हालात बने रहते हैं, टकराव बना रहता है। लेकिन एक पुरानी बातें थी, लेकिन 2025 के आते आते जो तनाव था, तनाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। इजराइल ने गाजा पट्टी पर बड़े सैन्य ऑपरेशन शुरू किए। हिजबुल्लाह जो ईरान समर्थित संगठन है, सीमा पर यह सक्रिय हुआ। यमन से जो हूती विद्रोही हैं, उन्होंने इजराइल पर ड्रोन हमले शुरू कर दिए, और जवाब में इजराइल ने सीरिया और ईरान के भीतर तक एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें कहा गया है कई वैज्ञानिक मारे गए, न्यूक्लियर प्लांट को तबाह कर दिया गया है, और कुछ और चीजें सामने आई हैं। कहा गया है कि कुछ नागरिक के हताहत होने की संभावना, कुछ सैनिक खत्म हो गए हैं। तो मिलिट्री बेस पे और न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया गया है इजराइल के द्वारा एयर स्ट्राइक करके।
तो अब सोचिए, अगर ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला किया तो अमेरिका क्या करेगा? सीधा उतर जाएगा मैदान में और फिर पूरे अरब देश उबल उठेंगे। ठीक है, सब में उबाल आ जाएगा। देखो इस्लामिक है ना, पूरे अरब देश इस्लामिक है, और यहाँ पर बात हो रही है यहूदी की, ईसाइयत की, तो सारे के सारे देश उबल जाएंगे और सबको युद्ध में आना ही पड़ेगा। क्योंकि जो अमेरिका है, अमेरिका के कुछ कैंप लेबनान में है, अमेरिका के कुछ कैंप बहरीन में है, कुछ कुवैत में है, तो यहाँ पर उसकी अच्छी खासी सेना है जो इस युद्ध को अमेरिका कंट्रोल कर सकती है। अब बात करें भारत की, तो भारत की स्थिति तो बहुत ही नाजुक है, क्योंकि ईरान से भारत तेल लेता है, चाबहार पोर्ट का बड़ा प्रोजेक्ट भी इस समय चल रहा है, और अफगानिस्तान में रणनीतिक सहयोग भी चल रहा है। लेकिन इजराइल से भारत को रक्षा तकनीक मिल रही है, साइबर सिस्टम के बारे में जानकारी मिल रही है, और ड्रोन मिलते हैं और कई प्रकार की मिसाइल्स मिलती हैं। रक्षा तकनीक में ये भारत इजराइल से लेता है खरीद। तो एक तरफ तेल ले रहा है, एक तरफ रक्षा तकनीक के लिए समझौता। तो भारत के लिए स्थिति कैसी है? नाजुक। अब भारत को तय करना है कि भारत किसका साथ देगा। सीधी सी बात है, किसी का नहीं। जो भारत की विदेश नीति है वो इश्यू वेस्ट अलायंस पर चलती है। वो भी मुद्दे होते हैं उनके आधार बना करके, जो संधि के आधार पर लोग अपनी विदेश नीति को चलाते हैं। भारत ने एक बात हमेशा से कही है कि हम किसी गुट में नहीं हैं, हम भारत के हित में, जहां पर भारत का हित होगा तो हम वहीं पर दिखेंगे। लेकिन अगर युद्ध बढ़ा तो भारत को स्पष्ट पक्ष लेना ही पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका का दबाव है एक तरफ, दूसरी तरफ तेल की कीमतें हैं, और तीसरी तरफ कुछ कूटनीतिक समीकरण भी बन रहे हैं। तो इन सब का भार भारत पर आएगा जरूर। ठीक है, इसलिए भारत को स्पष्ट पक्ष तो लेना ही पड़ेगा। अब सवाल ये है, तो क्या इजराइल खुद को अकेले बचा सकता है? क्या ईरान पीछे हटेगा? क्या ये सिर्फ शुरुआत है जिसमें और देश भी खींचे जाएंगे? जैसे अगर वर्ल्ड युद्ध की अगर संभावना बनती है तो और देश भी खींचे जा सकते हैं। अब और सबसे अहम, क्या ये सिर्फ धर्म का युद्ध है या इसके पीछे भी राजनीतिक रणनीति है? जवाब जानने के लिए हमें अमेरिका की भूमिका को भली भांति से समझना होगा। तो चलते हैं अगले मोर्चे पर, जहां कूटनीति और रणनीति एक दूसरे से भिड़ गए। अमेरिका की वैश्विक चाल कि अमेरिका जो ग्लोबल चालों को कैसे कवर कर रहा है। तो अमेरिका की चालें सहयोगी या चालक। दुनिया का सबसे ताकतवर देश संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे कोई दुश्मन नहीं छू सकता, लेकिन जिसकी हर नीति दूसरे देशों को चुपचाप घायल कर सकती है। ईरान इजराइल संकट हो या रूस यूक्रेन युद्ध हो, हर जगह अमेरिका की मौजूदगी हमें देखने को मिल रही है। देखो, यूक्रेन का भी सपोर्ट अमेरिका कर रहा है और इधर इजराइल का भी सपोर्ट अमेरिका कर रहा है। इधर अमेरिका ईरान का दुश्मन है, उधर अमेरिका रूस का प्रतिद्वंदी है। तो पहले तो देखो इन लोगों की अच्छी खासी बनती थी, डोनाल्ड ट्रंप की और पुतिन एक दूसरे के सहयोग की बात करते थे। लेकिन इस बार न जाने ट्रंप को क्या हो गया है, बिल्कुल रूस से खपा खपा चलते हैं और उनसे कह रहे हैं कि भैया देखो यहाँ पर मत उलझो, मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है, पहले आप यूक्रेन को देखो। लेकिन सवाल ये है, अमेरिका वास्तव में क्या चाहता क्या है? अमेरिका सीधी सी बात है, हमेशा वैश्विक शक्ति बना रहना चाहता है। देखिए, अमेरिका का जो मूल सिद्धांत है वो है कंट्रोल द ऑयल, कंट्रोल द वर्ल्ड। कि ऑयल को कंट्रोल करो, वर्ल्ड को कंट्रोल कर लो।
सीरीज। और इस कंट्रोल को बनाए रखने के लिए वो जो भी करना पड़े करता है, किसी भी हद तक गिर सकता, कुछ भी कर सकता, कितनी भी तबाही मचा सकता है पूरे विश्व में। उसके पास नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं। चाहे आतंकवादियों को फंडिंग देना हो, मतलब अमेरिका को फंडिंग देना हो, वो किसी को भी फंडिंग दे देता है। सैन्य हस्तक्षेप हो तो वो सैन्य हस्तक्षेप करा देता है, जैसे ईरान पर करवाई। या फिर मीडिया हो, या फिर डिप्लोमेसी के जरिए छवि बनाना, ठीक है, मीडिया प्रेस वगैरह, वहां के जो रिपोर्ट वगैरह निकालने वाली जो भी संस्थाएं होती हैं, वो सारे क्या करते हैं? जो देश आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसके प्रति दुष्प्रचार कर देते हैं। अब बात करते हैं हम भारत और अमेरिका के संबंध की। हाँ, अमेरिका भारत का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ये बात में मान्यता है, क्योंकि ये क्वाड का हिस्सा है। क्वाड का हिस्सा भारत भी है, क्वाड का हिस्सा अमेरिका भी है, और इसके साथ साथ जापान भी है और ऑस्ट्रेलिया भी। तो ये 4 देश क्वाड हैं जो क्या करते हैं, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन को घेरने के लिए एक साथ खड़े। ठीक, तो ये भारत के साथ यहाँ पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत के साथ अमेरिका दिखाई पड़ता है। लेकिन अब बात आती है रूस से S-400 खरीदने। तो CAAT नाम का डंडा निकाल देता है, काटसा नाम का डंडा निकाल देता है कौन? अमेरिका। अब भारत तेल सस्ता लेता है किससे? रूस से, तो अमेरिका नाराज हो जाता है। S-400 लेता है रूस से, अमेरिका नाराज हो जाता है। और अभी जो एक नई मिसाइल तकनीकी है, स्टील से मिसाइल तकनीक है, उसको रूस भारत को वो तकनीक दे रहा। अमेरिका किसी को कोई तकनीक नहीं देता, कभी सिर्फ हथियार बेचता है, वो फिर सिर्फ ग्राहक तलाशता है। लेकिन रूस का समझौता भारत के साथ हो गया है कि वो जो 57B कुछ इस नाम का एक मिसाइल तकनीक है, स्टील की तकनीक है, जो रडार की पकड़ में नहीं आ सकती, तो उसको वो तकनीक रूस से भारत को दे रहा है। तो इससे भी अमेरिका में नाराजगी है। तो जब भारत पैलेस्टाइन या ईरान को न्यूट्रल कहता है, वो अमेरिका चुप नहीं बैठता है। या वो कहता है देखो मैं तो न्यूट्रल नहीं, मैं तो इजराइल का साथ। तो क्या अमेरिका भारत का सच्चा सहयोगी है, या सिर्फ चीन को रोकने के लिए भारत का इस्तेमाल कर रहा? लेकिन चलो ठीक है, जो भी बात है। लेकिन अब हम बात करते हैं अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों, जो और भी ज्यादा दिलचस्प है। पाकिस्तान खुलेआम आतंकवाद को पनाह देता है, ठीक, भारत पर हमले करवाता है। कौन? पाकिस्तान। किसके जरिए? आतंकवादियों के जरिए। लेकिन इतना होने के बावजूद भी अमेरिका उसे F-16 जैसी लड़ाकू तकनीक देता है, उसकी मरम्मत कराने के लिए फंड देता है, और वो इस बहाने से फंड देता है कि ये पाकिस्तान आतंकवाद के विरुद्ध इसका उपयोग करेगा। लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं। क्यों कर? क्योंकि अमेरिका जानता है कि भारत को अगर संतुलित रखना है तो उसको संतुलित रखने के लिए पाकिस्तान को जिंदा रखना जरूरी है। अगर पाकिस्तान जिंदा रहेगा तो सीधी सी बात है, यहां पर भारत और पाकिस्तान वो संतुलन बनाए रखेगा, जिससे भारत अमेरिका से आगे ना निकल जाए, सुपर पावर ना बन जाए। तो ये वो बैलेंस ऑफ 3-8 पॉलिसी है। क्या है? बैलेंस ऑफ 3-8 पॉलिसी, जिसे अमेरिका हमेशा से अपनाता रहा है। वो कभी पाकिस्तान को स्ट्रेटजी एलाई भी कह देता है, ठीक है। जो हमारा पाकिस्तान है वो हमारा स्ट्रेटेजिक एलाई है। कौन कहता है? अमेरिका कहता है पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि उसको पता है कि भारत को अगर रोकना है तो पाकिस्तान को थोड़ा और मजबूत करना होगा। लेकिन अब ये मत भूलिए कि 2024 में अमेरिका में चुनाव हुए, जिसका डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर सीधा असर हमें देखने को मिला, जिसमें ट्रंप जीत के आए।
फॉरेन, इसका असर फॉरेन पॉलिसी पर भी होता है। वो बाइडेन की थ्योरी अलग थी, ट्रम्प की अलग है। ट्रम्प एक बिजनेस माइंड से सोचता है, बाइडेन एक राजनीतिक तरीके से सोचता है। लेकिन क्या मैच्योरिटी है ये हम आपको फिर कभी बता, क्योंकि अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, वैसे भी वीडियो लंबी हो गई। तो दूसरी तरफ चाइनीज कंपटीशन का डर और तीसरी तरफ रसिया का खुला विरोध। तो इसमें अमेरिका क्या करेगा? वो खुद युद्ध में नहीं कूदेगा बल्कि दूसरों को लड़वाएगा। यानी अगर रूस इजराइल लड़ते हैं तो अमेरिका हथियार देगा, अगर भारत चीन में तनाव बढ़ेगा तो अमेरिका बयान देगा, और अगर पाकिस्तान आतंक फैलाएगा तो अमेरिका फंड देगा। सीधी सी बात, ठीक है। तो तीन चीजें आप देख सकते हो कि अगर ईरान और इजराइल लड़ते हैं तो अमेरिका हथियार दे देगा, अगर भारत और चीन के बीच टकराव होता है तो अमेरिका बयान देगा, और अगर पाकिस्तान आतंक फैलाएगा तो अमेरिका फंडिंग करेगा। ये तीन चीजें ध्यान रखो। तो इन सब के बीच भारत को क्या करेगा? तो भारत को देखना है कि क्या वो अमेरिका के कैंप में पूरी तरह से जाए या अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को बनाए रखे। क्योंकि दोस्ती अच्छी है लेकिन आत्मनिर्भरता भी जरूरी है। दोस्त तुम्हें कब तक खिलाएगा? ठीक है, पहले खुद आत्मनिर्भर बनो, इसके बाद आप दोस्ती सही से निभा सकते हो, दोस्ती मदद कर सकते हो। तो जब अमेरिका की चालें भारत समझ चुका, भारत को ये चालें समझ आ चुकी, तो अगला मोर्चा है पाकिस्तान, जो इस पूरे वैश्विक संकट को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करता है। तो पाकिस्तान की चालें अस्थिरता का सौदा। तो ये बात हमने पहले ही बता चुकी है कि जहां भी वैश्विक संकट होता है तो एक देश है जो उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, वो देश है पाकिस्तान। कौन सा देश है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था दिवालिया है, लेकिन फौज के पास हमेशा नया हथियार होता है। पाकिस्तान में जहां जनता भूख से मर रही होती है लेकिन सेना नए ड्रोन्स की टेस्टिंग कर रही होती है। देख रहे हो कि मतलब जनता भूख से मर रही है लेकिन यहाँ पर नई ड्रोन्स की टेस्टिंग हो रही है, नई मिसाइल की टेस्टिंग हो रही है, नए नए हथियार खरीदे जा रहे हैं। वो युद्ध की तैयारी में हमेशा रहते। और जब दुनिया का ध्यान ईरान, इजराइल या फिर चीन, ताइवान पर होता है तब पाकिस्तान सिर्फ मौका देखता है, मौका तलाशता है भारत के खिलाफ कुछ बड़ा करने कि मैं भारत के खिलाफ कुछ बड़ा करूं। लेकिन सवाल है, इतने बर्बाद देश को हथियार, ताकत और हिम्मत देता कौन देता है? जवाब है अमेरिका और चीन। सीधा सा जवाब, क्योंकि अमेरिका है ना जो पाकिस्तान को कभी वार ऑन टेरर पार्टनर करता है। देखो जो पाकिस्तान है हमें आतंक के सफाया करने में साथ दे, तो कभी वो F-16 की मेंटेनेंस फंडिंग दे देता है, मरम्मत के लिए पैसे दे देता है। ये वही फाइटर जेट है जिसने बालाकोट के बाद जिससे बालाकोट में जो आक्रमण हुआ था उसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की इसी फाइटर जेट से। जो चीन है, चीन पाकिस्तान को सीपैक जैसे, तब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट में फंसा चुका है। असल में ये निवेश नहीं, ऋणजाल है, डेट ट्रैप है, जहां पाकिस्तान अब अपने ही बंदरगाह चीन को गिरवी रख चुका है।
अब सवाल ये उठता है, पाकिस्तान भारत के लिए खतरा क्यों है जबकि वो खुद तबाह हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान ये जानता है वो भारत को युद्ध में नहीं हरा सकता, लेकिन अंदर से खोखला जरूर कर सकता। ठीक है, अब वो है ना कि हम तो डूबे ही सनम, तुमको भी ले लूं। ठीक है, फिर बात वही करता है कि बार 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 उंगली करता रहता है, जिससे इसका जो भी चीजें हैं वो सारी बिगड़ती हैं। ठीक है, इसे पनप ना पाए, वो इसी चीज में उलझा रहे मेरी तरह। तो पहली चीज है आतंकवाद, दूसरी चीज है सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा, तीसरी चीज है अलगाववाद फंडिंग, चौथी चीज है कश्मीरी युवाओं को। तो पहली बात पर बात करें हम आतंकवाद। तो पाकिस्तान आतंकवाद संगठनों को फंडिंग देगा, उनको वहां पर ट्रेनिंग देता है, फिर उनको चुपचाप से भारत की सीमा को पार करवा देता है और उनको आक्रमण के लिए, तो उनको हमला करने के लिए भेज देता है। दूसरी बात सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा। तो भारत में धार्मिक कट्टरता के नाम पर कई मैसेजों को फेक आईडी बनवा करके प्रसारित करेगा, सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाएगा। फिर अलगाववादी फंडिंग, और जहां पर भी कोई अलगाववादी घटनाएं होती है तो उसमें पाकिस्तान फंडिंग करने के लिए हमेशा तैयार हो। और कश्मीरी युवाओं को यह भड़काता, ठीक है, तो कश्मीरी युवाओं को इस नाम पर भड़काता है कि आपको कश्मीर को आजाद करना है, आप हमारे हिस्से, ठीक है, आप आजाद हो जाओगे, अभी आप गुलाम हो। तो इसकी क्या है, पाकिस्तान की रणनीति है, इसे हम प्रॉक्सी वार बोलते हैं। इस वार को क्या बोलते हैं हम? प्रॉक्सी वार, जो ईरान इजराइल के बीच से चल रहा है। तो ये आज वो मिसाइल के तौर पर शुरू हुआ, लेकिन अब प्रॉक्सी वार खत्म नहीं हुआ, वो अभी चल भी रहा है। लेकिन भारत अब 1990 वाला भारत नहीं। अब भारत ने देखो बालाकोट एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की, और FATF में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डलवा दिया, G20 में पाकिस्तान के हिस्से को अलग कर, G20 से पाकिस्तान के हिस्से को भी अलग कर दिया। इस प्रकार से अब भारत मुंहतोड़ जवाब देता है। भारत अब कूटनीति और सेना दोनों से जवाब देगा। ठीक है, तो भारत कूटनीति भी करता है और सेना के द्वारा भी जवाब देता है। तो बाद में बताई देगी बालाकोट एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक। आज पाकिस्तान पूरी दुनिया में विश्वसनीयता को खो चुका है। जो FATF ने उसे आतंकवाद फंडिंग पर चेताया है। IMF लोन देने से कतराता है। चीन भी अब लिमिटेड सपोर्ट में आ चुका है, लेकिन यही समय खतरनाक होता है। एक डूबता हुआ मुल्क या तो सुधरता है या फिर सबको साथ दिलवाने की कोशिश करता है। भारत को पाकिस्तान से लड़ना नहीं है, बल्कि उसकी सोच और प्रोपेगेंडा को हरा। यही बात सबसे सटीक बैठती है कूटनीतिक तौर पर। और एक कब होगा? और एक तभी होगा जब भारत अपने पड़ोसी के हर एक कदम पर पूरी नजर रखे, डिप्लोमेसी से अलग थलग करे और सैन्य दृष्टि से हमेशा तैयार बना रहे। अब बढ़ते हैं अगले मोर्चे की ओर, जिसकी चुनौती कहीं अधिक गंभीर है। चीन एक रणनीतिक शत्रु जो चुपचाप आगे बढ़ता है, लेकिन बहुत गहराई तक अब बात करते हैं हम इस चीन वाले मोर्चे की। चीन की चालें, विस्तारवाद बनाम भारत की रणनीति। चीन एक ऐसा देश जो युद्ध नहीं करता, लेकिन हर वक्त युद्ध की तैयारी में रहता है। एक ऐसा देश जिसकी इकोनॉमी बहुत ही ताकतवर हो चुकी है। एक ऐसा देश जिसकी इकोनॉमी आज दूसरे नंबर पर मानी जाती है।
एक ऐसा देश जिसकी नीति हमेशा साम्राज्यवादी ही है, एक ऐसा देश जिसके पास नैतिकता नाम की कोई चीज ही नहीं। वो गोलियां नहीं चलाता लेकिन जमीनें खिसकाता है। वो सीधा हमला नहीं करता लेकिन मनोवैज्ञानिक दबाव जरूर बनाता है। भारत चीन के संबंध में अगर हम देखें, ऊपर से तो हमें शांति सी दिखती, लेकिन अंदर ही अंदर एक तनाव का लावा सुलगा रहा है। यहाँ पर अगर इसके अंदर के जो जख्म है, अगर ऊपर की मिट्टी हटाकर इसके अंदरूनी हिस्से को देखें तो यहाँ पर आपको केवल तनाव के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ लावा मिलेगा। ये दोनों देशों को जला के रखा। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC, वास्तविक नियंत्रण रेखा, जहां भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, कोई भी कदम बड़ा परिणाम ला सकती है। 2020 में गलवान घाटी की झड़प ने पूरे भारत को हिला के रख दिया, पूरे भारत को झकझोर के रख दिया। अभी पहलगाम तो पाकिस्तान ने किया, ये हम पाकिस्तान वाली बात तो याद आ गई है। जो गलवान घाटी का जो की झड़प हुई थी, उससे पूरा देश खतबदा गया। भारत के 20 वीर जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे, लेकिन भारत ने जवाब भी दिया, मुंहतोड़ जवाब दिया, शांति से दिया, लेकिन सटीक जवाब दिया था। और आप डोकलाम विवाद को भी देख सकते हो इससे पहले, जहां चीन ने सड़क बनानी चाहिए लेकिन भारतीय सेना ने रोक दिया। देखिए, आप यहाँ पर सड़क नहीं बना सकते, स्ट्रक्चर आप यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं कर सकते। सीधी सी बात भारतीय सेना के द्वारा कही गई। डोकलाम केवल सिक्किम का मामला नहीं था, वो भूटान, तिब्बत और भारत की सामरिक सुरक्षा का भी प्रश्न था। अब बात करें साउथ चाइना सी की, जहां चीन छोटे छोटे द्वीपों को हथिया रहा है, उन पर सैनिक बेस बना रहा है और वैश्विक व्यापारिक जलमार्गों को कंट्रोल करना चाहता है। भारत इसका जवाब दे रहा है इंडो पैसिफिक नीति और क्वाड के जरिए। क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का 4 देशीय संगठन है, जिसका उद्देश्य है चीनी दबाव को संतुलित करना। ये बात हम पहले ही इस बात पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, भारत सिर्फ गठबंधन पर नहीं टिका है। भारत ने LAC पर 3000 से ज्यादा किलोमीटर की सड़कें बनाई हैं। भारत ने क्या किया? 3000 से ज्यादा किलोमीटर, 3000 प्लस किलोमीटर की सड़कें बना दी हैं। अभी की बात है, 2014 की। बेसों को अपडेट किया है, रडार, ड्रोन और सैटेलाइट सर्विलांस मजबूत किए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, अब जवाब देने का तरीका भी बदल चुका है। पहले सिर्फ बातचीत होती थी, अब काउंटर डिप्लोमेंट भी होता है। डिप्लॉयमेंट करते हैं हम, काउंटर, लौट करके, पलट करके। पहले चीन घुसता था लेकिन भारत शांत रहता था। अब भारत आंखों में आंखें डाल के बात करता है, धक्का दे के बाहर निकाल लेता है कि देखो ये मेरी सीमाएं, यहां से 1 इंच भी आगे मत बढ़ जाओ। लेकिन चीन की चुनौती केवल सीमा पर नहीं, अगर सीमा पर बात होती तो बात दूसरी। वो डिजिटल रूप में, इकोनॉमिक के रूप में और डिप्लोमेटिक लेवल पर भी वो काम कर रहा है, बड़ा भारी काम कर रहा है। जिसे वो सोशल मीडिया के जरिए निगरानी रख रहा है। कई प्रकार के चीनी ऐप भारत में मौजूद, कई पर तो भारत के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन अब भी बहुत सारे ऐप हैं। भारतीय ऐप्स को टक्कर दे रहे हैं। अफ्रीका और एशिया में निवेश के नाम पर वर्चस्व हो रहा है। यहाँ पर अफ्रीका और एशिया में निवेश के नाम पर वर्चस्व है। एशिया में चीन सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है। अफ्रीका में
चीन ज्यादा से ज्यादा निवेश कर रहा है, पाकिस्तान को कर्ज देकर के भारत को घेर रहा है। पाकिस्तान कई प्रकार के बंदरगाहों को उसने लीज पर ले लिया है, ये बहुत सा कर्ज दे चुका है जो पाकिस्तान को। यानी इसे कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी, जहां भारत को चारों ओर से घेरने की योजना है। लेकिन भारत भी अब नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है, जैसे चाबहार पोर्ट, अंडमान, मॉरिशस, वियतनाम जैसे मित्र देशों के साथ सहयोग कर रहा है। वहां पर अपनी जो सैनिक क्षमता को, तकनीकी को मजबूत कर रहा है, वहां पर अपनी ताकत को स्ट्रॉन्ग करने में तुला हुआ है। यह लड़ाई सिर्फ टैंक या तोप की नहीं है, ये रणनीति और नेतृत्व की लड़ाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर रक्षा नीति को प्राथमिकता दी है। तेजस अग्नि, K4 सबमरीन लॉन्च्ड मिसाइल्स अब भारत में बनने लगी है। भारत इसको खुद बना रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल भी भारत में। तो भारत रक्षा तकनीक में भी बहुत आगे बढ़ रहा है। अब चीन को समझ आ गया है कि भारत 1962 वाला तो ही है नहीं। अब भारत के पास हथियार भी है, मिसाइल्स भी हैं, कई प्रकार की। अब भारत बात भी करता है और जरूरत पड़ी तो लद्दाख की बर्फीली चोटी पर सौलिता पर भी रचता है। कारगिल का युद्ध भी लड़ता है, कारगिल के स्थान पर, और यहाँ पर पेंगोंग लेक के स्थान पर कारगिल, तो सॉरी यहाँ पर पाकिस्तान से हुआ। लेकिन क्या चीन चुप बैठने वाला है? शायद नहीं, चीन चुप नहीं बैठेगा। और इसी वजह से भारत को चाहिए कि वो डिप्लोमेसी के साथ साथ हमेशा सैनिक और वैचारिक रूप से तैयार रहे, जिससे चीन से निपटा जा सके, इस मोर्चे से भी निपटा जा सके। अब बढ़ते हैं उस मोर्चे की ओर जो भारत को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है, विदेश नीति और वैश्विक संतुलन में भारत की भूमिका। भारत की विदेश नीति न झुकी हो न झुके। जब पूरी दुनिया किसी ना किसी गुट में बटी हुई है, तो एक देश है जो अपने हितों के लिए खड़ा, बिना झुके, बिना डरे, और उसका नाम है भारत। भारत की विदेश नीति आज किसी पुरानी गुटनिरपेक्षता पर नहीं, बल्कि इश्यू बेस्ड अलाइनमेंट पर आधारित है। मतलब हम देश के मुद्दों के आधार पर साथ खड़े होते हैं, ना कि किसी गुट पे दबाव। हम क्या है, अपने मुद्दों के आधार पर खड़े। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत ने क्या किया? ना वह रूस के पक्ष में गया, ना अमेरिका के इशारों पर नाचा, बल्कि उसने तेल भी खरीदा रूस से और कूटनीति को भी निभाया यूक्रेन के साथ। और रूस और यूक्रेन दोनों के साथ उसने तो सीधी बात है बात। जब ईरान इजराइल में तनाव बढ़ा तो भारत ने किसी एक का पक्ष नहीं लिया, बल्कि इजराइल से रक्षा तकनीक भी ली और ईरान से चाबहार पोर्ट और तेल डील भी। भारत का संदेश साफ है, हमारे दोस्त स्थायी नहीं, हमारे हित स्थायी है। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका भारत को क्वाड में लाना चाहता है ताकि चीन को घेरा जा सके। अब क्वाड में लाना चाहता है, लेकिन जब भारत रूस से S-400 खरीदता है तो वही अमेरिका काटसा की धमकी देता है। जो बात हमने अभी कही, भारत ने सीधा जवाब दे दिया है कि हम निर्णय दबाव में ही आत्मनिर्भरता से लेते। कौन आया था?
हेलो, पाकिस्तान और भारत का सीज फायर। यहां से तुरंत जवाब दिया गया कि नहीं, मैंने किसी के कहने पर सीज फायर नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान के माफी मांगने पर, उसके गिरफ्तारी पर हमने सीज फायर। भारत की विदेश नीति में अब एक नया आत्मविश्वास है। वो अमेरिका से क्वाड भी करता है, रूस से रक्षा सौदा भी जारी रखता है, इजराइल से ड्रोन लेता है और ईरान से एनर्जी टाई अप भी करता है। ये सारी चीजें विरोधाभास चीजें भारत सबके साथ है। तो भारत एक मजबूत देश है, क्योंकि भारत का मानना है कि संतुलन ही शक्ति है। अब जो भारत है वो केवल विकसित देशों के पीछे नहीं चलता, बल्कि ग्लोबल साउथ का नेतृत्व भी कर रहा है। जैसे G20 की अध्यक्षता की, चाबहार पोर्ट के जरिए सेंट्रल एशिया से संपर्क वहां तक पहुंच बना ली है, अफगानिस्तान तक, सीरिया तक, और अपने ईरान तक, और अफ्रीका में निवेश भी कर रहा है। नेपाल, भूटान, श्रीलंका में सॉफ्ट पावर इन्फ्लुएंस, नेपाल में भी, भूटान में भी और श्रीलंका में भी। तो भारत की नीति है वसुधैव कुटुंबकम, कुटुंबकम। लेकिन अब कुटुंब वो है जो भारत को सम्मान दे, वही हमारा कुटुंब है, बाकी दुश्मन। ठीक है, तो भारत की नीति क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन कुटुंब वही जो भारत के सम्मान दे। नॉन अलाइनमेंट अब पुराना शब्द है। भारत अब मल्टी अलाइनमेंट की नीति पर, पहले कूटनीतिक्स था, अब कई प्रकार के गुटों से, जिसमें हम सबके लिए हर दरवाजा खोलते हैं, जिसमें हम अपने लिए हर दरवाजा खोलते हैं, लेकिन अपनी रीढ़ नहीं होता। लेकिन याद रखिए, कूटनीति सिर्फ झुकाने या मुस्कुराने से नहीं चलती, इसके पीछे होती है सेना की ताकत और अर्थव्यवस्था की रीढ़। अगर अर्थव्यवस्था सही नहीं है तो सेना कुछ नहीं कर सकती, और अगर सेना सही नहीं है तो अर्थव्यवस्था भी कुछ नहीं कर सकती। भारत आज दोनों में आगे बढ़ रहा है, लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। तो अब बढ़ते हैं उस निष्कर्ष की ओर जहां हम ये समझेंगे कि दुनिया की ये आग कब और कैसे भारत को छू सकती है। क्या भारत तैयार है? क्या ये तीसरा विश्व युद्ध हमारी सोच से ज्यादा नजदीक है? बात करते हैं निष्कर्ष। क्या तीसरा विश्व युद्ध आ चुका है? भारत की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो सवाल ये है, क्या तीसरा विश्व युद्ध आ चुका या फिर वो धीरे धीरे हमारे दरवाजे तक खिसक रहा? तो जब हम युद्ध की बात करते हैं तो हमें सिर्फ टैंक, मिसाइलें और सैनिक दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार का युद्ध सीधा नहीं, अप्रत्यक्ष है। रूस यूक्रेन में गोलाबारी हो रही है, ईरान इजराइल में प्रॉक्सी लड़ाइयां भी चल रही हैं, चीन सीमा पर दबाव बना रहा है, पाकिस्तान आतंकवाद की छाया को और ज्यादा फैला रहा है, अमेरिका हथियार बेचकर अपनी अर्थव्यवस्था को चला रहा है, और भारत अब केवल दर्शक नहीं है, भारत इस विश्व व्यवस्था का निर्णायक खिलाड़ी बन चुका है। अगर युद्ध हुआ तो भारत पर तेल के दाम से लेकर विदेशी तनाव तक सब असर डालेगा। अगर भारत चुप रहा तो कोई दूसरा उसका निर्णय ले लेगा, और अगर भारत सक्रिय रहा तो शांति भी बना सकता है और शक्ति भी बना सकता है। तो भारत की भूमिका क्या होनी चाहिए? पहली तो संतुलन और साहस का मेल करवाना चाहिए। दूसरी बात, आत्मनिर्भर कूटनीतिक नीति, सशक्त रक्षा नीति होना चाहिए। कूटनीतिक संवाद, लेकिन सामरिक तैयारी होनी चाहिए। आज भारत के पास है क्या? दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, तकनीक और रक्षा में आत्मनिर्भरता है, और सबसे बढ़कर एक स्पष्ट दृष्टिकोण। भारत वो देश है जो महाभारत में कृष्ण बना युद्ध रोकने के लिए
लेकिन जब युद्ध नहीं टला तो रणनीति के केंद्र में भी वही थे। वैसे ही भारत है, भारत को भी यही रणनीति अपनानी चाहिए कि पहले तो युद्ध रोकने का प्रयास करे, लेकिन अगर युद्ध नहीं रुकता है तो एक प्रकार के स्पष्ट पक्ष लेकर के, स्पष्ट भूमिका करके खुद केंद्र में खड़ा हो जाए और दुनिया को लड़ा दे और खुद सुपर पावर बन जाए। आज वही भूमिका फिर भारत के सामने है, ना सिर्फ युद्ध रोकने की बल्कि युद्ध से पहले दुनिया को दिशा देने की। तो मित्रों, इस पूरी चर्चा का सार यही है कि तीसरा विश्व युद्ध भले आज ना हो, लेकिन उसकी नींव हर तरफ रखी जाए और भारत इस बार भी केंद्र में है, कभी मध्यस्थ, कभी सैनिक और कभी निर्णायक। अब यह हम पर है कि हम सिर्फ समाचार देखें या उसका अर्थ समझें, हम सिर्फ विरोध करें या समाधान सोचें, हम सिर्फ सैनिकों पर निर्भर रहें या हर नागरिक बन जाए देश का प्रेम। तो तर्क यही कहता है, तथ्य जानो, तर्क करो और फिर विचार फैलाओ। युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं, बुद्धि और विचार की लड़ाई भी होती है। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, क्योंकि आज ये सिर्फ वीडियो नहीं, विचार की लड़ाई है।